सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास चल रही है SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 25 क्वेश्चंस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस के नंबरिंग में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है बट एग्जैक्ट आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक डैश तत्व है। तो नाइट्रोजन कैसा तत्व है? तो नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुविक तत्व है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन कैसा तत्व है? द्विपरमाणुविक तत्व है। नाइट्रोजन गैस 2n परमाणुओं से बना एक द्विपरमाणुक अणु है, इसलिए इसे N2 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो N2 के फॉर्मेट में इसे लिखा जाता है नाइट्रोजन को। और अगर पूछ लिया जाए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 1s2 2s2 2p3। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 5 2 7। तो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। देखिए परमाणु क्रमांक की जब बात करते हैं तो आपको 1 से लेकर के 20 तक परमाणु क्रमांक बिल्कुल एकदम टिप्स पे होने चाहिए, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक को अच्छे से रट जाएं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसी तरीके से, है ना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन शरीर में चौथा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नाइट्रोजन बात करें शरीर के परिप्रेक्ष्य में तो शरीर में चौथा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। अब नाइट्रोजन का सर्वाधिक उपयोग होता कहाँ है? तो नाइट्रोजन का सर्वाधिक उपयोग अमोनिया यानी कि NH3, ध्यान दीजिएगा, NH3 के उत्पादन में होता है। अमोनिया के उत्पादन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओजोन डैश ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है। तो ओजोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन को कैसे लिखते हैं? O3 के फॉर्मेट में लिखते हैं, और 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में, कितना, 0.02% में पाई जाती है। तो ये इस तरीके से है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जब फीचर्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यानी कि 10 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के रेंज में इसकी परत दिखाई देती है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के साइंटिस्ट थे फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने की थी। यानी कि ओजोन परत की जो खोज की थी 1913 में इसकी खोज हुई थी, और फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन। यह सूर्य की घातक किरणों से धरती की रक्षा करती है। घातक किरणें कैसी होती हैं? तो सूर्य से निकलती है अल्ट्रावायलेट रे, UV रेज निकलती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य से निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रे, तो इनको क्या करती है? इनको फिल्टर करके मतलब सूर्य की किरण को धरती पर पहुंचाती है। यह परत इंसानों में कैंसर पैदा करने वाली सूरज की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणें कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षत्रिय। ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था को 4 भाग में बांटा गया था, है ना। वैदिक सभ्यता में बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है।
अब बात करते हैं इस वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक कार्योन्नति यानी कि उन्नति का एक आधार था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों में कार्यों के अकॉर्डिंग मतलब डिवाइड किया गया था। जैसे ब्राह्मण शिक्षा से संबंधित कार्य करेंगे, क्षत्रिय शत्रु से रक्षा करेंगे, वैश्य वाणिज्य का काम करेंगे और शूद्र उद्योग एवं कला का काम करेंगे। वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित प्रणाली प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत डैश अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। तो देखिए ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है और 21-22 का पूछा गया है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आप 2022-23 का 2023-24 का बजट करके जाएंगे। बजट से संबंधित 2023-24 या 2022-23 का जो बजट होगा उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट होंगे पॉइंट्स उनको आप देख करके जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें अमृत योजना की, ये एकदम स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन सुविधाओं में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके अलावा देश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये अमृत योजना का एक फीचर्स कह सकते हैं। अमृत का पूरा नाम क्या है, तो अटल मिशन ऑफ रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का ये फुल फॉर्म हो गया, अटल मिशन ऑफ रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। अमृत मिशन में मार्च 2020 तक 77,640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया था। खैर 2020 तक का ही डाटा है, ठीक है ना। इस रकम से देश के 500 शहरों में, ठीक है ना, जब इसको लॉन्च किया गया था, तो इस रकम से देश के लगभग 500 शहरों में 139 लाख वाटर कनेक्शन, 145 लाख सीवर कनेक्शन, स्टॉर्म वाटर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, पार्क, हरियाली एवं स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था करनी है। तो ये इस प्रोजेक्ट का फीचर्स था। अगला है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धारिता क्षमता। अब आइए देखते हैं विस्तार से। देखिए पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। देखिए मिट्टी तो वैसे आप जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे मिट्टी से, लेकिन इसका अगर अच्छे तरीके से परिभाषा दिया जाए तो लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान, शैल कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। तो ये तो चट्टान के बारे में हो गया। अब भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है। सबकी प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, उर्वरक क्षमता अलग अलग हो सकती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी, पीट मिट्टी आदि शामिल है। इसके बारे में विस्तार से आप ज्योग्राफी की क्लास में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मिट्टी से रिलेटेड एक बेसिक सा पॉइंट्स था। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मृदा, यहाँ पे देखेंगे मृदा जलधारिता, स्थूल घनत्व, प्रतिरोधक क्षमता, धारिता क्षमता, एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है सहन शक्ति, यह प्रभावी रूप से
वह भार है जो मिट्टी की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले एक मिट्टी झेल सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है सहन शक्ति साल भर बदलती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए एक बहुत भारी ट्रैक्टर जो सूखी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, गीली मिट्टी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। ये इसका फीचर्स है। थोक घनत्व, थोक घनत्व क्या है? तो मिट्टी के प्रति इकाई थोक आयतन के शुष्क द्रव्यमान को थोक घनत्व कहा जाता है। यह केजी पर मीटर क्यू या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें प्रतिरोधक क्षमता की, तो प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी की उच्च क्षारीयता या अम्लता के स्तर को कम करने की क्षमता है, जो शायद प्रदूषण जैसे अम्लीय वर्षा से आती है। उदाहरण के लिए चाकली या चूना पत्थर की मिट्टी बहुत क्षारीय होती है, बेसिक होती है, और अम्ल पीट मिट्टी की तुलना में अम्ल को अधिक प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकती है। अब बात करें क्षेत्र की क्षमता की, तो क्षेत्र की क्षमता मिट्टी का वर्णन करती है जब वह पूरी तरह से गीली हो जाती है, मुक्त जल निकासी को छोड़कर, और जहां पौधों की जड़ों के लिए भरपूर पानी होता है। यह पर्याप्त सिंचाई या वर्षा के बाद होता है, जब पानी के नीचे की ओर जाने की दर में काफ़ी कमी आई, आमतौर पर बारिश या सिंचाई के 1 से 3 दिन बाद। इसे मिट्टी के पानी के द्रव्यमान या आयतन अंश या पानी की गहराई प्रति मीटर मिट्टी या मिमी m के पावर -1 को आप 1/m भी लिख सकते हैं के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जितने भी ऑप्शन थे उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली पूजा। आप भली भांति परिचित होंगे, जो अमावस्या के दिन जो आयोजित किया जाता है वो काली पूजा के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और काली पूजा कुछ और नहीं, आप दिवाली जब सेलिब्रेट करते हैं तो दिवाली में काली माता की जी की पूजा करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं। तो काली पूजा दिवाली के दिन पूजा मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें महावीर जयंती की, तो महावीर जयंती जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, ये आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब बात करें महावीर जयंती की, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं महावीर। महावीर के जन्म की जयंती के रूप में ही महावीर जयंती मनाई जाती है। अब बात करिए होली की, तो होली कैसा त्यौहार है? तो होली रंगों का एक त्यौहार है। और दशहरा की बात करें तो दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला, यानी कि विजयदशमी के दिन मनाया जाता है दशहरा, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसे अंग्रेज़ों का बहुत समर्थन मिला था, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने स्वशासन की नीति को अपनाने की बात कही तो उन्हें अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अब बात करते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में, यानी कि 1939 में हुई थी, और इनको स्टार्ट जो करने वाले थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। किसकी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बात करें गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1993 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में इस पार्टी की, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना एस्टोरिया ओरेगन में हुई थी। यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। तो गदर पार्टी आपने देखा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता ऑर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक यानी कि बाइलेटरल। अब देखिए ऑर्थोपोड संघ के महत्वपूर्ण उदाहरण ऑर्थोपोडा में कौन कौन से आते हैं? कॉकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, सेंटीपीड, मक्खी, टिक्स, घुन, ये सारे के सारे ऑर्थोपोड्स में आते हैं। ऑर्थोपोड समूह के ये कह सकते हैं कीट पतंग हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें होते हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आवर्त सारणी पर समूह 16 में निम्न तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देखिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। आवर्त सारणी में समूह 16 को सामान्यतः ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। इन तत्वों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आप देखेंगे 16 ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे S हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो इसी एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है, इसी ग्रुप के बारे में की जा रही है। टोटल ग्रुप कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप हैं। रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, आने वाले समय में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। पीरियोडिक कितने हैं? तो एक पीरियड कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड हैं, यानी कि इन्हें समूह कहा जाता है ग्रुप और इन्हें आवर्त कहा जाता है पीरियड। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हो गए लेंथेनाइड और ये हो गया एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड ग्रुप के हो गए और ये एक्टिनाइड मतलब कह सकते हैं पीरियड्स के हो गए, है ना। तो इस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है इन्हें इनर्ट गैस में रखा गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या हैं? इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सिंबल इसका ये है OSSETE, एटॉमिक नंबर 8 16 34 52 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा और इसके एटॉमिक नंबर को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता डैश को फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2021 की बात हो रही है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस समय जो दिया गया था इरफान खान को दिया गया था। अब जो आने वाले एग्जामिनेशन में जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा 2023 के फिल्म फेयर जो अवार्ड मिले हैं उसमें कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में पूछा गया। तो आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2023 के विजेताओं की सूची है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स जो दिया गया बधाई 2 को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है वो उसको दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में अगर बात की जाए तो राजकुमार राव बधाई 2 के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में अगर पूछा जाए अभिनेत्री तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे आप सबको देख लीजिएगा बट इम्पोर्टेंट कुछ 2 4 5 ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ओके। बेस्ट सपोर्टिंग रोल, बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बेस्ट डायलॉग, आप ये सब देख सकते हैं। अब जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में पूछा गया था तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 का जो मिला है अवार्ड ये प्रेम चोपड़ा को मिला है। तो आने वाले एग्जामिनेशन में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ गायक, बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट एडिटिंग। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेस्ट वीएफएक्स की बात करें तो यहाँ पर DNEG और ब्रह्मास्त्र के लिए पुनः परिभाषित भाग 1 शिव, और बेस्ट एडिटिंग की बात करें तो एक्शन हीरो के लिए निदान खानोलकर इन्हें दिया गया है। बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एक्शन, ये सब आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अध्यक्ष थे वो थे बी पट्टाभी सीतारमैया। अब देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए आप, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष। देखिए नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले भारत के राष्ट्रपति भी हुए। संघ शक्ति समिति, तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में, तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति JB कृपलानी, ये इंपॉर्टेंट है, झंडा समिति JB कृपलानी। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वार दाचारियार। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, ये ध्यान रखिएगा। संविधान समीक्षा आयोग के MN बेक्टाचलैया। अब बात करें लघु समिति का नाम और उनके प्रमुख, तो लघु समिति में बात करेंगे प्रेस गैलरी समिति उषानाथ सेन। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। साक्ष्य समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। व्यापार समिति का आदेश डॉक्टर KM मुंशी। तो ये कुछ समिति, लघु समिति और कुछ संविधान की प्रमुख समितियां जिनके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार की उर्नन विधि में पानी में डैश रसायन मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनावेशित। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धनावेशित। जल उपचार की उर्नन विधि में पानी में धनावेशित रसायन मिलाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक निम्नलिखित में से तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वैरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो इंडिया का मैप दिया हुआ है, यहाँ पे ये झेलम, यहाँ पे ये ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है झेलम। कहाँ की बात हो रही है? तो वैरीनाग में एक झरने से निकलती है। तो वैरीनाग आप देख पाएंगे कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वैरीनाग नाम का जगह है, वहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे महानदी हो गई, इंद्रावती हो गई, भीमा, कृष्णा, नर्मदा, तापी, बनास, है ना, चंबल, बेतवा। बिहार के तरफ आएंगे तो यहाँ पे सोन हो गया, घग्घर, गंगा, कोसी बिहार का। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे हुगली नदी हो गया, पद्मा। तो पद्मा तो खैर वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। ब्रह्मपुत्रा असम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नट्टू वनार डैश नृत्य गायन संचालन करता है? तो नट्टू वनार का संबंध जो है भरतनाट्यम से है, ये आप ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। अब भरतनाट्यम की बात हो रही, तो भरतनाट्यम से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम में बहुत ही प्रसिद्ध फेमस ये पर्सनैलिटी हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित हैं।
पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, ये सभी के सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन 2018 में हाउगे सुंड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिल हुसैन। आदिल हुसैन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के साथ सुमेलित किया गया है? तो जो सही है वही आपको बताना है। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ये सभी को पता होना चाहिए। अब बात करें 1945 की, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1945 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक की और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की। तो देखिए भारत छोड़ो की जब भी बात होगी तब कब होगी? 1942 में भारत छोड़ो की बात बोली गई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। 1936 कहाँ से हो जाएगा? पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 1930, 31 और 1932। अब बात करें 1944 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। जब भी क्रिप्स मिशन की बात हो तो 1942 आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन 1942। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, जब भी 20-21 का क्वेश्चन है जो मतलब 21-22 का पूछे तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 22-23 और 23-24 का आप करके जाइए, वो आपके क्वेश्चन के आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.0%, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आपको बताना है गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, ये आप करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू किया गया, तो 2009 में लागू किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, राइट टू एजुकेशन। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की, तो 2009 के मुताबिक देश के सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को मुफ्त यानी कि निःशुल्क में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। इस एक्ट की मदद से देश के गरीब बच्चे भी यानी कि शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक्ट सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, चाहे वो बालक हो या हो बालिका हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2.6 से 14 वर्ष 2009 इस एक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो वो थी 55। देखिए आपको जनगणना करके जाना है। 2011 का जनगणना किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे हो चाहे SSC हो चाहे स्टेट का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जनगणना आप जरूर करके जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियंस आयोजित की जाएगी? आई थिंक ये अधूरा क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शहर में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 2021, 22, 23 का देख करके जाना है। करंट अफेयर की बात करें तो आप 2023 का या 2022 का करके जाइए आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में डैश लाख से अधिक भविष्य निधि योजना पर अर्जित ब्याज कर योग्य हो जाएगा 2.5%। अगेन 2022-23 का या 23-24 का बजट करके जाइए आप। अगला क्वेश्चन है 2021 तक की स्थिति के अनुसार ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन है? तो ये है अर्जेंटीना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने के लिए डैश तक जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, ये पहला ही क्वेश्चन था जब कराया गया था।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपसे आग्रह है आगे भी आने वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।